हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं ASK फॉर स्टडी चैनल पर एक नया वीडियो, जो कि आपका हो जाएगा VVI क्वेश्चन आंसर, जो कि सॉल्व के साथ आया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो आज टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ज्योग्राफी का, यहाँ देखिए ज्योग्राफी का जो कि आपका टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको टाइम और डेट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ऊपर में देखिए, यहाँ पर 14 जुलाई जो कि आज का डेट है, और आज आप लोगों का भूगोल का एग्ज़ाम है, और अभी बजे हुए 7:30 करीब बज गए हैं। तो अभी ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बस आप ही के लिए। तो चलिए, हम ज़्यादा देर ना करेंगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल में सेट कर दीजिएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, देखिए ऐसा वाला, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए, हम जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो ये आपको PDF दिख रहा है, जितना ये क्वेश्चन का PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको आराम से डाउनलोड कर लेना है, आराम से आपको डाउनलोड कर लेना है और पूरा का पूरा रट लेना, आपको रट लेना, समझ लेना, सब कुछ कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा और आपको बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, बस आपका बस काम तमाम हो जाएगा। आज फिनिश मार दीजिएगा एकदम। अच्छा से अच्छा ग्रेड का आपको नंबर लाना है बच्चों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, कैसे वर्णन करें। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। क्योंकि देखिए, बारिश हो गया, मौसम हो गया, इसी पर निर्भर रहता है कि नहीं, आप लोग बताइए पहले। रहता, क्योंकि किसान वगैरह अगर कैसे खेती करेगा, बारिश पर ही निर्भर रहता है। बारिश नहीं हुई, मौसम ख़राब हो गया तो गया फसल। तो सेम चीज़ है, ऐसा ही अगर आपको लिख लेना है। तो चलिए, मैं इसका आंसर पढ़ के बता रहा हूँ, वो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा। देखिए, भारतीय कृषि को मानसून का एक जुआ इसलिए कहा गया क्योंकि भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि पूंजी वगैरह हो गया, पैसे वगैरह में, तो बहुत ही बड़ा अहम भूमिका है भारतीय कृषि का। तो देखिए, भारतीय मुख्य रूप से बारिश या मानसून पर निर्भर करती है। यदि बारिश अच्छी हुई तो उत्पादन भी अच्छा होगा, और यदि बारिश कम हुई तो उत्पादन भी कम होगा। इस प्रकार भारतीय कृषि मानसून से नियंत्रण होती है। देखिए, जो कि मानसून है वो इसको कंट्रोल करके रखता है। ज़्यादा बारिश कर दिया तो उसमें भी फसल ख़राब हो सकता है, बारिश नहीं हुआ तो भी फसल ख़राब, यानी कि उपयुक्त बारिश होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देखिए, भारतीय व्यवस्था, जैसे कि भारतीय यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए, जो रीढ़ की हड्डी होती है इंसान की, तो रीढ़ की हड्डी मान के लेके चला गया, इसको मान्यता दिया गया। जैसे कि रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई ना बच्चों, तो पूरा का पूरा आपका पूरा लेस हो जाएगा। तो बस वही बात है। तो जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा तहस नहस कर सकता है कि भारतीय कृषि। और यहाँ पर देखिए, भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आप पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जा रही है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर भी अवशेष मिले थे, चावल के, गेहूं के दाने, चावल के दाने, बाजरा वगैरह के अवशेष मिले थे। देखिए, कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। देखिए, हरित क्रांति जिसमें बढ़ावा दिया गया था। वास्तव में मानसून वर्षा की प्राकृतिक इस प्रकार की है, यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की है जिसे देखकर इसमें होने वाले लाभ हानि को निश्चित किया जा सकता है। विशेष रूप से वर्षा के आसान वितरण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अल्प अवधि में ही अधिक वर्षा आदि लक्षणों के कारण इसे किसान की फसल की दृष्टि से एक जुआ कहा गया। तो आई होप बच्चों, आप लोग समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मृदा अपरदन क्या है।
कैसे रोका जा सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो चलिए और एक बार डिटेल में समझा देते हैं। मृदा अपरदन में मिट्टी का उपजाऊ सतह अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाता है। जैसे कि देखिए पानी आ जाता है तो मिट्टी बह के दूसरा जगह चला जाता है, सेम वही है जिसमें मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि जंगलों की कटाई, बाढ़ अवधियों का आना, वनों में आग लग जाना, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली भौतिक प्रक्रिया जिसमें मुख्य जल वायु जैसे प्राकृतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी सतह के कणों को अलग कर बहा ले जाना सम्मिलित होता है। यह किसी प्रकार की भू आकृति को प्रभावित करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से भू आकृति को प्रभावित करता है। तो मृदा अपरदन प्रभावित करने के कारक तो आपको पहले लिख लेना है। निम्नलिखित कारक होते हैं, वो आपको तो पता ही होगा, 11th क्लास के बच्चे हैं आप लोग तो इतना पता ही होगा। तो देखिए नंबर 1 में देखें तो आपको लिख लेना है। नंबर 1 देके आपको पहले लिख लेना है। तो चलिए हम देखते हैं। जलवायु कारक मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों में वर्षा की मात्रा, तापमान तथा वायु का वेग प्रमुख है। नंबर 2 पे देखिए धरातल ढाल, जो कि ज़मीन का ढलान होता है, उसमें भी मिट्टी बहते रहता है। वनस्पति कारक हो गया आपका, मृदा कारक हो गया, अत्यधिक पशुचारण हो गया, मानवीय क्रियाएं हो गया। विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपनाई गई है। मृदा संरक्षण की विधियां वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, बांध बनाना, बांध नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, पटवारी पर सीढ़ीदार जैसी कृषि विधियां अपनाना। तो ये देखिए यही सब कुछ विधियां रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए, क्योंकि कुछ तैयारी करना होगा ना कि रोकने के लिए कि कैसे उसको रोका जाए। तो ये सब आपका जो हो गया विधि हो गया, जो अभी मैंने बताया, ये वाला आपका विधि हो गया। इस PDF का लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हमारे सभी वीडियो में लगभग PDF फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, डेल्टा किसे कहा जाता है, ये कैसे बनता है। डेल्टा जो हो गया आपका डायग्राम देखिए, यहाँ पर डेल्टा का चित्र दिया गया। डेल्टा का चित्र आप साइड में देख सकते हैं। देखिए डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है, जैसे कि डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लगाई गई गाद से बनता है। यह मुख्यतः नदी के उस मुहावने पर बनता है जहाँ किसी समुद्र अथवा झील में गिरती है। इस भूभाग का आकार आमतौर पर त्रिभुजाकार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो नदी बनाता है वह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से बनाया हुआ डेल्टा है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। देखिए सुंदरबन डेल्टा हो गया, और किसके द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जिसके संयुक्त रूप से बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए नाम से डेल्टा, और वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह भारत और बांग्लादेश 2 देशों में पड़ता है, और ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कंफर्म हो चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। देखिए प्लस जाड़ा है, एक तो जाड़ का मौसम है और प्लस वहाँ पर बारिश हो जाती है। तो इसका देखिए रीज़न हम बताएं। सर्दियों के समय में देश के उत्तर व्यावसायिक पवनों समुद्र की ओर बहती है। पवन देखिए हवा जो है ना समुद्र की ओर बढ़ता है, इसलिए देश में ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम रहता है। तमिलनाडु का अधिक वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ के पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। सामान्यतः नवंबर महीना तमिलनाडु की अधिक वर्षा वाला महीना होता है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र की ओर बहती हैं और इसके साथ आर्द्रता लाती हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम देखिए बच्चों, यहाँ पर आप डायग्राम को क्लियरली देख के आप स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो देखिए जल चक्र का जो कि नेक्स्ट में देखिए जल चक्र क्या वर्णन कीजिए। जल चक्र भूमि से होकर, वाष्प से होकर,
देखिए बच्चों, जल चक्र जिसमें जल का जो कि वाष्प होता है, वाष्पीकरण होता है, आपको पता ही होगा क्योंकि आप पढ़े होंगे पहले, तो आपको याद ही होगा। तो वही बात है, जल चक्र जो कि आपका हो जाएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, एक भंडार से दूसरे भंडार, एक स्थान से दूसरे स्थान गति करने की माने चक्रीय प्रक्रिया, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। देखिए जैसे वाष्प बन गया, तो बस वही चीज़ है। जल चक्र के प्रमुख प्रक्रिया होती हैं, प्रमुख 3 प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा। महासागर में धरातल और धरातल में महासागर तक पहुंचाता है। इसमें जल के विभिन्न स्रोतों से जीवों के बीच का अपरदन प्राप्त शामिल है। पृथ्वी के जल सतह पर ऊपर और नीचे जाने वाली प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हो जाएगा आपका, भारतीय महाद्वीप में शामिल पड़ोसी देशों के नाम। तो देखिए, भारतीय और पड़ोसी देश एशियाई महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। इसे एक उपमहाद्वीप माना जाता है क्योंकि इसमें भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र शामिल है, जिसमें उत्तर में हिमालय क्षेत्र शामिल है। यह दक्षिण और हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिमी में अरब सागर तथा दक्षिण पूर्वी में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप है जिसमें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका आदि देश शामिल हैं, जो कि आपका हो जाएगा पड़ोसी देश जो कि महाद्वीप में शामिल होने वाले का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए, भारतीय जलवायु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि आपका ज़्यादा चांस है, जो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी का ज़्यादा पूछने का चांस है। इस पीडीएफ का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पीडीएफ यहाँ पर लिख के आ रहा पार्ट 2, यहाँ पर जो देख रहे होंगे बच्चे, तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा पार्ट 2, क्योंकि इसका पार्ट 1 पहले से अपलोड है यूट्यूब पर। मेरे चैनल पर जाइए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका विशेषता। तो भारतीय जलवायु की विशेषताओं का वर्णन करके देखिए, किसी क्षेत्र में विशेष के लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधित दशाओं को जलवायु कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जलवायु विविधतापूर्ण है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक ऋतु से दूसरे ऋतु तापमान व वर्षा की मात्रा में काफ़ी अंतर है। अत्यधिक प्रदेश भिन्न की जलवायु की विशेष है, क्योंकि ऐसी जलवायु विश्व में कहीं नहीं मिलती। देखिए, कहीं विश्व में कहीं भी नहीं मिलती भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु के 4 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात और शरतकाल। तापमान के वितरण में भी पर्याप्त विविधता को देखने मिलती है। भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय, भारत को जलवायु की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना गया, क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जलवायु भारत में ही पाई जाती है, जो कि 4 जलवायु। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अंतर स्पष्ट जो कि करने वाले होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप क्वेश्चन पर, जो कि आपका जो आज एग्ज़ाम है 14 तारीख का, और आज अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पर, हिमालय अफवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है, जबकि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। और यहाँ पर देखिए, हिमालय अफवाह तंत्र गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणीय शामिल है। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघलने का वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रियाएं निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इसका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है।
बहने लगता है कि नहीं बच्चों, क्योंकि आप देखिए अपने आस पड़ोस के नदियों में ही देख लीजिए, मान के चलिए जैसे कि रजरप्पा का नदी भी मान के चलिए, जैसे कि उसमें देखिए पानी रहता है और गर्मी के सीज़न में देखिए साफ़ हो जाता है। तो सेम चीज़ें वही वाला है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इसमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलते हैं तथा पश्चिमी की ओर बढ़ती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका मैप से पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैप से पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से देख लीजिएगा इसको, देखिए थ्योरी को समझते हैं, आराम से आप लिख लीजिएगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 समांतर भागों में विभाजित करती है। देखिए जो कि कर्क रेखा जो कि है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि 8 राज्यों, देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हमारे झारखंड से भी होकर गुजरती है। बहुत बच्चों को पता होगा झारखंड से कहाँ से होकर गुजरती है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं बच्चों। पॉज कीजिए वीडियो को और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और नीचे कमेंट कर दीजिए कि किस कहाँ से गुजरती है झारखंड से। तो मैं आपको बता दूँ कि झारखंड में रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आप बहुत से बच्चों को पता होगा तो कमेंट कर चुके होंगे अभी तक। तो चलिए आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा, तो बस नाम याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान। बस 2 भागों में विभाजित करते हैं, सिंपल सा बात है, आराम से लिख दीजिएगा, विभाजित करते हैं। और देखिए कर्क रेखा सबसे उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा जो कि पृथ्वी का दक्षिणी अक्षांश है। ये वाला नहीं लिखने से भी चलेगा, उतना लिख दीजिएगा ना, बड़ा कर दीजिएगा अपने सोच के, ज़्यादा याद नहीं रहेगा तो भी काम चला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए पहले इसका डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा देखिए है कि नहीं बच्चों, देखिए गुजर रहा। देखिए डायग्राम को देखिए, हम सभी प्रकार से आपका जो कि डाउट को सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं पूरा का पूरा, इसीलिए हम बोलते हैं आसान तरीक़ों से SK फॉर स्टडी चैनल को। तो सब्सक्राइब कर दीजिए SK फॉर स्टडी चैनल को। देखिए यहाँ पर झारखंड से होके गुजरा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए गुजरा, देखिए यहाँ पर तो रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जहाँ पर कांके जो कि है पागल खाना, तो वहाँ से होकर गुजरी है। तो वहीं पर उसका बीचों बीच में हॉस्पिटल खोला गया, आपको पता होगा बहुत बच्चों को, नहीं तो नहीं होगा तो आपको पता चली गया होगा अभी तक। तो यहाँ पर देखिए हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नदियों के ऊपर, जो कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ही है आपका। देखिए हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर हो, जैसे कि बर्फ़ हो गया हिमालय तरफ का है, हिमानी या हिमनद के पिघलने से बनती है, अतः इसमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है, निरंतर जो बिना रुके। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े होते हैं एवं उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय से बहने वाली नदियों में चिनाब, यमुना, रावी, व्यास और सतलुज नदियाँ प्रमुख हैं। तो देखिए बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ आपको हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों की विशेषता, जो कि हिमालय से कौन कौन नदी निकलता है, 3 नदी निकलता है, मैंने बता दिया, सिंधु जो कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तीनों नदी आपको इन सबको रट लेना है और बस सैकड़ों हज़ारों में फैला हुआ है, बस इसको आपको लिख देना है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर होती हैं, बस यही सब आपको लिख लेना है बच्चों। और देखिए लगभग वीडियो 20 मिनट की लगभग बनी गई है बच्चों, तो हम आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस PDF का जो ये वाला PDF दिख रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आराम से जाके आप डाउनलोड कर सकेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए SK फॉर स्टडी चैनल से, और
अपने स्कूल के ग्रुप वगैरह में सेंड कर दीजिए अभी का अभी, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है बच्चों, अभी वीडियो 7:52 हो चुके हैं, देख सकते हैं आप वीडियो को। तो अभी एडिटिंग और अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।